नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली कक्षा में हमने जो अंतिम कक्षा थी उसमें अंतिम जो टॉपिक था वो था हमारा प्लेटलेट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, जिसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, किसने खोज की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रक्त समूह को एंटीजन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें है ए, बी और ओ। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन बनता है? ए एंटीजन बनता है। ठीक है, छोटा ए। ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन बनता है? बी एंटीजन बनता है। ठीक है, और ए बी में कौन सा एंटीजन बनता है? छोटा ए बी बनता है। ओ में कौन सा एंटीजन बनता है? नहीं बनता है, यानी ओ में क्या नहीं बनता है? एंटीजन नहीं बनता है। ठीक है, अब ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी बनती है? बी। ठीक है, यानी ये इसका उल्टा हो जाता है। समझ में आया? यानी ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो ए रहेगा लेकिन एंटीबॉडी रहेगी बी, और बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो बी रहेगा लेकिन एंटीजन क्या रहेगा? ए। ठीक है, ऐसे। अब ए बी के अंदर एंटीजन तो ए बी रहेगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनती है। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी नहीं बनती है, जैसे ओ में एंटीजन नहीं बनता और ए बी में एंटीबॉडी नहीं बनती। ठीक है, ओ के अंदर एंटीबॉडी क्या बनेगी? ए बी। ठीक है, इसके बाद ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं? तो ए ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। ठीक है, और बी खुद बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। यानी ये जो ओ है ना, ओ ये दे तो सबको सकता है। ठीक है, यानी ये इनको सबको दे देगा। ठीक है, लेकिन लेगा किससे? सिर्फ ओ से, यानी स्वयं से। यानी ए बी और ओ। ए बी ब्लड ग्रुप वाले ए ब्लड ग्रुप वाले से भी ले सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले से भी ले सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले से भी ले सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकते हैं। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो सिर्फ किससे ब्लड लेगा? ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड लेगा। ठीक है, यानी ये सर्वदाता कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप क्या कहा जाता है? सर्वदाता, सभी को ब्लड देने वाला। ठीक है ठीक है, अब ये दे किस किस को सकते हैं? ए किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। बी किसको दे सकता है? एक तो खुद वाले को और एक ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है? केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। ठीक है, ए वाले को भी नहीं दे सकता, बी वाले को भी नहीं दे सकता और ए बी वाले को भी नहीं दे सकता और ओ को भी नहीं दे सकता। ठीक है, यानी ये सिर्फ दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी वाले को। यानी ये ले सबसे सकता है, सर्वग्रही यानी सबसे लेने वाला। ठीक है, सर्वग्रही, सबसे ग्रहण तो कर लेता है लेकिन देता किसको? सिर्फ ए बी को। ठीक है, और ये सबको देता है लेकिन लेता सिर्फ किससे है? ओ से। ठीक है ये देखिए, ओ किस किस को दे सकता है? ए बी और ओ सबको दे सकता है, लेकिन ब्लड किससे लेगा? केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है RH कारक। ठीक है, RH कारक की खोज लैंडस्टीनर व विनर ने की। किसके ऊपर? रिसस बंदर में। ठीक है, किसमें? रिसस बंदर में। RH फैक्टर क्या है? यह एक प्रकार का एंटीजन होता है जो जिसके शरीर में उपस्थित होती है उसे RH प्लस तथा जिसके शरीर में नहीं होती है उसे RH माइनस कहते हैं। ठीक है,
यानी ये एक प्रकार का एंटीजन है जिसके शरीर में पाया जाता है उसको RH प्लस कहा जाता है, और जिसके शरीर में नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, RH माइनस कहते हैं। यदि माता पिता दोनों में से किसी का भी रक्त समूह प्लस है तो उसकी संतान में प्लस रहने की क्या है, प्रबल संभावना रहती है। यानी माता या पिता में से किसी के भी अगर RH प्लस है तो उसकी संतान में भी क्या रहने की अधिक प्रबलता रहती है, प्लस रहने की अधिक प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, भारत में क्या है 97% क्या है, प्लस वाले मिलते हैं। ठीक है, RH प्लस वाले 97% है और RH माइनस वाले कितने हैं, 3%। यदि कोई पुरुष RH प्लस व महिला RH माइनस, यानी कोई पुरुष RH प्लस व महिला RH माइनस, ठीक है, तो ऐसा जोड़ा विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी होने वाली पहली संतान, ठीक है, उनकी पहली संतान तो सुरक्षित रहती है लेकिन उसके बाद वाली जो संतानें हैं वो जीवित नहीं रहती। ठीक है, यानी एक पुरुष है उसके तो RH प्लस है और एक महिला है जिसके RH माइनस है, तो उनके क्या होता है, वो जोड़ा विवाह योग्य नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उनकी होने वाली पहली जो संतान होती है वो तो सुरक्षित रहती है लेकिन उसके बाद जो भी संतान रहती है वो जीवित नहीं रहती है। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस कहते हैं इस क्रिया को। इस क्रिया को रोकने के लिए एंटी डी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, किसका टीका लगाया जाता है, एंटी डी का। आगे चलते हैं, आगे रक्त से समूह 2 प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ग्रुप क्या है, B है। यानी एक पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का B है, तो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, A है, B है, AB है या O है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके अंदर जो उत्तर होगा वो चारों ही सही हैं। ठीक है, चारों ही हो सकते हैं संतान में, इनमें से ये चारों ही हो सकते हैं, यानी चारों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, सभी होगा इसका। ठीक है, यानी अगर पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का अगर ब्लड ग्रुप B है तो उसकी संतान का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक व्यक्ति के रक्त नमूने में यानी ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी A व एंटीजन B है तो वह रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, ठीक है, यानी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये प्रश्न है। A होगा, B होगा, AB होगा या O होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, B होगा। ठीक है, जैसा एंटीजन होगा वैसा ही क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। तो एंटीजन क्या है इसमें, B है। ठीक है, तो B ही क्या होगा, रक्त समूह होगा। जैसा एंटीजन होगा वैसा ही क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है कंकाली संयोजी ऊतक। ठीक है, जो कि कैल्शियम व फास्फोरस का बना होता है, कैल्शियम व फास्फोरस का बना होता है, इसी कारण कठोर व ठोस ऊतक होता है। ठीक है, यानी कंकाली संयोजी ऊतक ठोस व कठोर होता है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम व फास्फोरस का बना होता है। जैसे हड्डियां हो गई, उपास्थि हो गई, लिगामेंट हो गए और टेंडन हो गए, ये सभी किसके होते हैं, कंकाली संयोजी ऊतक के, जो कि कैल्शियम व फास्फोरस के बने होते हैं। अब पहला है हड्डी या अस्थि। ठीक है, इसका अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, हड्डी का अध्ययन या हड्डी या अस्थि का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। ठीक है, हड्डी पर जो कोशिकाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी निर्माण में भाग लेती है और ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी के अतिरिक्त भाग को हटाती है।
हड्डियां कैल्शियम व फास्फोरस की बनी होती है, ठीक है, इसी कारण ये कैसी होती है, कठोर व मजबूत होती है। सबसे लंबी जो हड्डी होती है हमारे शरीर में वो कहाँ होती है, फीमर होती है, जो कहाँ होती है, जांग में होती है, ठीक है, जांग की जो हड्डी है उसमें फीमर पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेपीज, ठीक है, बहुत छोटी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, और सबसे जो लंबी हड्डी है वो है फीमर, ठीक है। और सबसे मजबूत जो हड्डी है वो है आपके मैंडिबल, जो कि कहाँ है, हमारे जबड़े में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है उपास्थि। उपास्थि है जिसका अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्ड्रियोलॉजी, जिसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है उपास्थि में, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। यह अर्धठोस, लचीली व कोमल होती है, ठीक है, यानी अर्धठोस या लचीली या कोमल होती है। 3 प्रकार की होती है। हाइलीन उपास्थि, जिसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, उदाहरण बाह्यकर्ण, नासापट और श्वसन नली। दूसरी है फाइब्रोकार्टिलेज, जो कि रीढ़ की हड्डी में कशेरुका या वर्टिब्रा के मध्य गद्दीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। दूसरी जो फाइब्रोकार्टिलेज है ये रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, वर्टिब्रा के मध्य, ठीक है। तीसरी है इलास्टीन कार्टिलेज, इलास्टीन व कोलेजन तंतु की बनी होती है, जो एपिग्लोटिस में पाई जाती है। अगला है लिगामेंट, जो क्या काम करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। और टेंडन है, जो कि आप सभी जानते हैं अस्थि को पेशी या मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मैंने बताया था पहले भी, पेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी, ठीक है। और किसी ने उसके ऊपर कमेंट किया था कि सर मायोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और पेशियों के अध्ययन को बोलते हैं मायोलॉजी, ठीक है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। यह गमन, संकुचन व संचरण में सहायक है। कौन, पेशीय, ठीक है। पेशी जो किसमें सहायक है, गमन में, संकुचन में और संचरण में। वयस्क में कितनी होती है, वयस्क में आपके 639 पेशियां होती है। पेशी का एक तंतु क्या कहलाता है, फेसिकुलाई कहलाता है। पेशी का एक तंतु क्या कहलाता है, फेसिकुलाई, ठीक है। फेसिकुलाई पर आवरण जो होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। फेसिकुलाई पर आवरण जो होता है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं। और जो पेशी पर आवरण होता है, मांसपेशी पर आवरण होता है, उसको बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। एपीमाइसियम तो पेशी के ऊपर जो आवरण होता है उसको कहते हैं, और पेरीमाइसियम जो फेसिकुलाई होता है उसके ऊपर आवरण होता है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक है ऐच्छिक पेशियां, दूसरी है अनैच्छिक पेशियां और तीसरी है हृदय पेशियां, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।